गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे बेटा आप लोग। मैं आपका दोस्त पीयूष खन्ना आपके सामने आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज हम अपनी जो हम लोगों ने अकाउंटेंसी की सीरीज स्टार्ट करी थी उस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इट्स फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स लिखवाए थे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, उसमें से लगभग हम 5 टॉपिक हम लोग बेटा कवर कर चुके हैं। और 5 टॉपिक में जितने पॉइंट हमारे डिस्कस हुए थे सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हुए थे। आज से हम सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हमारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार 2 मिनट में क्विक रिकैप कर लेते हैं मैंने कौन कौन से टॉपिक्स आपको अभी तक करवा दिए हैं। हालांकि मैं उनको वैसे रिवाइज नहीं करूंगा। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, पहले प्रीवियस वीडियो से पूरे गॉन थ्रू होइए, वहाँ से अपने सारे नोट्स प्रिपेयर करें, देन आप आज की वीडियो को आगे अपने नोट्स बुक के अंदर या नोट्स कॉपी के अंदर आप कॉपी करेंगे। अभी तक हमारा सेकंड कॉपी जो प्रैक्टिस कॉपी या प्रैक्टिस रजिस्टर है वो अभी तक काम में नहीं आया। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से आपको प्रैक्टिकल अपने रजिस्टर को फॉलो करना है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाले रजिस्टर को फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए। बेटा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद डिस्कस किए थे हमने मीनिंग के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ पार्टनरशिप, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड टॉपिक हमने आपको कराया था बेटा राइट्स ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर के राइट्स क्या होते हैं, जितने भी पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में वर्कआउट कर रहे हैं उन सबके राइट्स क्या हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया नेक्स्ट वन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस करी थी वो की थी बेटा पार्टनरशिप डीड क्या होती है। और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो करते हैं। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कुल मिला के हमारा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप हो चुका, कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुका, थर्ड नंबर आपके राइट्स ऑफ पार्टनर हो गए, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड हो गया, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड हो गया, और एक इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन से प्रोविजन अप्लाई होते हैं। तो 6 टॉपिक मैं आपको कवर करा चुका हूँ। 7 टॉपिक आप हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा आप कॉपी करने से पहले कुछ देर तक मुझे समझना है मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। नाम है इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए क्लास 11 मैंने आपको कहा था, जहाँ पे हम जब आप लोग क्लास 11th में थे तो हमने आपको क्लियर कहा था कि बेटा जहाँ हमारी क्लास 11th की अकाउंट स्टार्ट एंड होगी, जहाँ हमारी क्लास 11th की अकाउंट एंड होगी वहाँ से हम क्लास 12th की अकाउंट स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 11th में हमने सबसे लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक पढ़ा था। हमने बिजनेस के फाइनल अकाउंट बनाए थे और उनसे बिजनेस के रिजल्ट को हमने फाइंड आउट किया था, जिसमें आपको पता होगा एक अकाउंट हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट और एक अकाउंट हमने बनाया था बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमने जो रिजल्ट निकाला था वो निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और P&L अकाउंट से हमने रिजल्ट निकाला था इट्स नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो जो काम आपने क्लास 11th में किया, हमने कहा भी था कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग कर लें या हम पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करें। अकाउंटिंग करने का तरीका चेंज नहीं होता। जो आपने 11th क्लास में तरीका फॉलो किया था कि जैसे ही आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुए तो आपने सबसे पहले उनको रिकॉर्ड किया था जर्नल बुक में। जर्नल से आपने बेटा प्रिपेयर की थी लेजर, लेजर से आपने प्रिपेयर किया था ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बेटा हम लोगों ने प्रिपेयर किए थे फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हमारा प्रोसीजर था कि जैसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉर्ड किया था जर्नल बुक में। उसके बाद हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ जर्नल बुक हम लोगों ने प्रिपेयर किया था बेटा लेजर, लेजर से हम लोगों ने बनाया था ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हम लोगों ने बनाया था बेटा फाइनल अकाउंट्स। तो ये आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटिंग को फॉलो किया था। तो क्या हम जब पार्टनरशिप फॉर्म में अकाउंटिंग करेंगे तो क्या तरीका चेंज होगा? नहीं, तरीका यही फॉलो होगा। पहले वही जर्नल एंट्री पास होगी, फिर वही हम उससे लेज़र पोस्टिंग करेंगे, फिर वही ट्रायल बैलेंस बनेगा और फिर उसी से हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। लेकिन प्रोसेस ये होता है, लेकिन हमको 12th क्लास में उसको फॉलो नहीं करना। फाइनल अकाउंट तक का जो आपने काम किया वो क्लास 11th में कर चुके हैं हम।
क्लास 11th में जहाँ आपने फाइनल अकाउंट एंड किए, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट था बेटा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, और उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसका रिजल्ट था नेट प्रॉफिट नेट लॉस। तो जो आपका नेट प्रॉफिट आया था P&L अकाउंट से, आपका जो नेट प्रॉफिट निकला था, हम क्लास 11th में तो क्या करते थे कि बैलेंस शीट जब हम बनाते थे तो उसमें कैपिटल में जाके हम प्रॉफिट को प्लस कर देते थे, और यदि लॉस होता था तो कैपिटल में से लॉस को माइनस कर देते थे। क्यों? उसका कारण था कि क्लास 11th में जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करी तो बिजनेस को चलाने वाला एक ही ऑनर था, तो प्रॉफिट होगा तो भी उसी का होगा, लॉस होगा तो भी उसी का होगा। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है और लॉस से कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए हम प्रॉफिट को प्लस करते थे, लॉस को माइनस करते थे। लेकिन अब बेटा 12th क्लास में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की, और पार्टनरशिप फर्म में एक पर्सन बिजनेस को ऑपरेट नहीं करता, बहुत सारे पर्सन बिजनेस को मिलकर ऑपरेट करते हैं। मान लेते हैं वही सेम एग्जांपल, 3 पार्टनर है ABC, तो बेटा जो भी बिजनेस से प्रॉफिट होगा या जो भी बिजनेस से लॉस होगा उस पर अब एक पार्टनर, एक पर्सन के राइट्स नहीं है, सॉरी, वहाँ पे तीनों पार्टनर्स के राइट्स हैं ABC। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर तरीका चेंज होगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक क्विक छोटा सा रिकैप करा रहा हूँ क्लास 11 का, कि क्लास 11 की आपको याद आए। क्लास 11 में जब बेटा हम लोगों ने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो भी आपका ईयर हो, तो हम फाइनल अकाउंट हमेशा कब बनाते थे बेटा? जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता था, और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ कि फाइनल अकाउंट कैसे बनाते थे। कुछ आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा याद होगा। चलिए, जैसे हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे बेटा, तो सबसे पहले हम दिखाते थे टू ओपनिंग स्टॉक। हालांकि हमको फाइनल अकाउंट बनाना नहीं है, हल्की सी कुछ रिकैप करवा रहे हैं हम आपको। उसके बाद हम लिखते थे टू परचेजेस, उसके बाद हम लिखते थे बेटा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। कहने का मतलब है जब तक ये मार्कर बेटा बन के रेडी नहीं हो जाता तब तक इस मार्कर को बनाने में कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने खर्चे हुए, वो सब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाते थे। और वैसे भी मैं आपको बता दूं बेटा, आपके बिजनेस में टोटल 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं। एक होता है फैक्ट्री एक्सपेंस, एक होते हैं ऑफिस एक्सपेंस, और एक होते हैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। बिजनेस में मेजरली 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर हम कंसिडर करते हैं। पहला हमने बोला फैक्ट्री, सेकंड हमने बोला ऑफिस, और थर्ड हमने बोला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कह रहे हैं, देखिए ये जो आपके 2 आइटम है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, और क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं बाय सेल और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये 4 आइटम तो बेटा जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो लिखते ही लिखते हैं। लेकिन वैसे बता दूं मैं आपको, ट्रेडिंग अकाउंट हो जाए जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाए, बेटा इसका जो नेचर होता है, यदि हम बात करें इसके नेचर की, तो इनका नेचर होता है बेटा नॉमिनल। और नॉमिनल का मतलब ये है कि डेबिट साइड में हमेशा आएंगे एक्सपेंस और क्रेडिट में हमेशा आएंगी इनकम। ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा आते हैं ऑल दी डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑल दी डायरेक्ट एक्सपेंस। जब आप कह रहे हो कि डेबिट में एक्सपेंस आते हैं और क्रेडिट में इनकम आती है, तो डेबिट में ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंस आ रहे हैं? डायरेक्ट आ रहे हैं। P&L अकाउंट में आप लेके गए थे बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड में क्योंकि इनकम आती है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी डायरेक्ट इनकम और P&L अकाउंट में जाएगी बेटा आपकी इनडायरेक्ट इनकम। अब 2 चीज़ें हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं सर, डायरेक्ट इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। वैसे आप ये क्लास 11th में पढ़ के आ चुके, क्योंकि लास्ट टॉपिक आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा है।
और जब भी आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा तो बेटा वहाँ पे आपको जिन सर ने भी आपको पढ़ाया होगा या जिन मैम ने भी आपको पढ़ाया होगा, उन्होंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा कौन सा एक्सपेंस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी इनकम आती है, डायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। P&L अकाउंट में कौन सी इनकम आती है, इनडायरेक्ट इनकम। बस आपकी जो फाइनल अकाउंट है वो इतना सा कॉन्सेप्ट है बस, यानी 11th क्लास में जो आप लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़े उसमें इतना सा कॉन्सेप्ट था। हमने 2 अकाउंट बनाए थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक हमने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमेशा ध्यान रखो, पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ सिखा चुका हूँ, जिस भी वर्ड के आगे बेटा अकाउंट लग जाए, एक तो वो लेजर पोस्टिंग है, और दूसरी चीज़ हमने बोला कि ट्रेडिंग और जो P&L है बेसिकली बेटा इसका जो नेचर है वो हो गया नॉमिनल। और नॉमिनल की हम बात करें तो नॉमिनल का मतलब होता है, आपने एक अकाउंट पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट, विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंस और इनकम। और वहाँ पर आपने जर्नल एंट्री के वक्त उसका रूल भी पढ़ा था कि डेबिट ऑल दी एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम। तो वही काम बेटा हम यहाँ कर रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम सारे के सारे कौन सा एक्सपेंस दिखा रहे हैं, डायरेक्ट, और क्रेडिट में जो हम इनकम दिखाएंगे वो दिखाएंगे डायरेक्ट। अब आपसे कोई पूछ ले कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं सर, तो इतना सा आंसर देना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्ट को बनाने से। कहने का मतलब, जब तक ये मार्कर बेटा बन के रेडी नहीं हो जाता तब तक आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे, जब तक मार्कर बन के रेडी नहीं हो जाता। और मार्कर कहाँ बनेगा, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, फैक्ट्री में। तो और सिंप्लीफाई करना हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है, हमेशा फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, वो सब आप ट्रेडिंग अकाउंट में लेके गए थे। वहाँ पे आप लिखते थे बेटा, याद करें क्लास 11 का फाइनल अकाउंट, जब आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद हो तो हम 2 वेजेस लिखते थे। वेजेस हम किसको देते हैं, लेबर क्लास को। मजदूर को क्या मिलती है, मजदूरी। एम्प्लॉय को कभी मजदूरी नहीं मिलती, एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है। तो लेबर क्लास क्योंकि फैक्ट्री में काम करती है, फैक्ट्री में जो लेबर क्लास काम करेगी हम उसको वेजेस देंगे, मजदूरी देंगे, इसलिए बेटा वो ट्रेडिंग अकाउंट में आया था। 2 हम यूज़ करते थे पावर। जब मशीन चलेगी, भाई मशीन काम में आ रही है प्रोडक्शन की, सॉरी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, तो मशीन चलेगी तो बेटा लोड लेगी, तो पावर का खर्चा आएगा। फ्यूल हो गया, रॉयल्टी हो गया, कैरीज इनवार्ड हम लोगों ने वर्ड यूज़ किया था। कैरीज इनवार्ड क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में। कैरीज इनवार्ड का मतलब आपने कोई भी चीज़ परचेजिंग करी और अपने गोडाउन तक लाए, उसके लिए आपने कोई भी किराया चुकाया, तो उसको हम बोलते हैं बेटा कैरीज इनवार्ड। तो कैरीज जो इनवार्ड है, इट इज़ ऑल्सो द डायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि जब तक आपके पास मटेरियल आएगा ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग चालू नहीं होगी, और मैन्युफैक्चरिंग चालू नहीं होगी तो प्रोडक्ट बन के रेडी नहीं होगा। हालांकि वैसे मुझे इतना डिटेल डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्लास 11 में आप सब लोग पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बेटा लास्ट ईयर, यदि और कोई नॉर्मल ईयर होती तो मैं इतना डिस्कशन नहीं करता, बट लास्ट ईयर जो कोरोना पैंडेमिक था उसमें बच्चों ने 11th क्लास को बहुत लाइट लिया, और उन्होंने, मेरे को लगता नहीं बहुत ढंग से स्टडी करी होगी, इसलिए वहाँ की जो ग्रास रूट है कहीं ना कहीं हमारे वीक है। और जब हमें क्लास 11 की फाइनल अकाउंट की कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी P&L एप्रोप्रिएशन के कॉन्सेप्ट को समझने में। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ध्यान रखना है कौन सा एक्सपेंस आते हैं। डेबिट साइड में बेटा हमेशा आते हैं एक्सपेंस, खर्चे और लॉसेस, और क्रेडिट में हमेशा क्या आता है, इनकम। बस ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, और क्रेडिट साइड में जो इनकम आएगी वो भी डायरेक्ट आएगी। अब बेटा डायरेक्ट इनकम हमारी केवल एक ही है, और डायरेक्ट इनकम हमारी केवल क्या है भाई, सिंपल सी बात है, आपका काम है मार्कर को बनाकर बेचना, मार्कर को प्रोड्यूस करके सेल करना, तो आपकी डायरेक्ट इनकम एक ही होगी, और वो है मार्कर को सेल करना। बेटा जैसे आपने मार्कर को सेल किया तो सेल करने से आपके पास जो भी पैसा आया, जो भी रेवेन्यू आया, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट इनकम।
और क्रेडिट साइड में जब बेटा आप एक आइटम दिखा रहे हो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है जैसे आपने 1000 मार्कर बनाए और 1000 में से बेटा 900 मार्कर आपसे सेल हो गए और आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। 1000 में से 900 मार्कर आप बेच चुके, सेल कर चुके, तो 900 मार्कर की जो इनकम है वो तो सेल में आ गई, लेकिन जो 100 मार्कर आप सेल नहीं कर पाए उसको हम दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। बट ठीक है, इस बार नहीं बिका तो कल से जब हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा इस फाइनेंशियल ईयर में हम बेच देंगे। ठीक है, आज नहीं बिका लेकिन फ्यूचर में तो बिकेगा, है तो हमारी इनकम ही होगी ना, है तो हमारे लिए एसेट। चलिए, तो ध्यान रखना है ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आप शुरू करें, जिन बच्चों ने क्लास 11th में ढंग से इस चैप्टर को नहीं पढ़ा था तो ध्यान रखना ट्रेडिंग अकाउंट की जब भी आप शुरुआत करेंगे तो डेबिट में हम सबसे पहले दिखाते हैं बेटा ओपनिंग स्टॉक, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक था यही अगले दिन आपके 31 मार्च को बना रहे हैं फाइनल अकाउंट, और अगले दिन से 1 अप्रैल को हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 अप्रैल को बेटा यही जो क्लोजिंग स्टॉक है आपके कौन सा स्टॉक बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो 1000 में से 900 मार्कर सेल हो गए, 100 मार्कर आपके बच गए थे क्लोजिंग स्टॉक के रूप में, वो अगले दिन आपके नए साल में बेटा आपका ओपनिंग स्टॉक बन गया 100 मार्कर्स। फिर आप वापस से नए मार्कर बनाओगे, नए मार्कर के लिए आप मटेरियल परचेज करोगे तो वापस से आपने कुछ परचेजिंग करी, और फिर बाकी आपके कौन से खर्चे होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस थे वो आपने यहाँ पे यूज़ किए थे। और क्रेडिट साइड की हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक ही इनकम है डायरेक्ट इनकम, और वो है सेल। प्रोडक्ट को बेचने से बेटा आपके पास जो भी पैसा आया वो आपकी डायरेक्ट इनकम होगी, और जो चीज़ आपसे सेल नहीं हो पाई उसको हम क्लोजिंग स्टॉक में दिखा देंगे, शो कर देंगे। बस इतना सा अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट। तो जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना स्टार्ट करें तो डेबिट में भिड़ते पहले टू ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे बेटा टू परचेजेस, और उसके नीचे हमने तीसरा वर्ड बोला डायरेक्ट एक्सपेंस। और अब आपसे कोई भी पूछता है डायरेक्ट एक्सपेंस तो कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है जो एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होंगे। और सिंप्लीफाई कर दें, सर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है? तो मैन्युफैक्चरिंग होती है बेटा फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। और उसके बाद जैसे आपने डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम लिखे बेटा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम रिजल्ट निकालेंगे, फिर हम दोनों साइड्स को बराबर करेंगे। और आपको पता होना चाहिए यदि क्रेडिट साइड बड़ी है यानी आपकी इनकम साइड ग्रेटर है और आपकी एक्सपेंस साइड बेटा कम है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आएगा बेटा आपका 2 ग्रॉस प्रॉफिट। आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और यदि मान लीजिए आपकी एक्सपेंस ज़्यादा हो गए, डेबिट साइड हैवी हो गई, इनकम कम हुई, तो आपका बेटा रिजल्ट आएगा ग्रॉस लॉस। और जब भी हम किसी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं बेटा CD। CD मतलब कैरिड डाउन। ये जब आपने लेज़र पोस्टिंग क्लास 11 में क्लोज करी होगी तो हम हर के आगे हम यूज़ करते थे CD वर्ड। CD मतलब कैरिड डाउन। तो ये इतना सा परफॉर्मा था बेटा ट्रेडिंग अकाउंट का। आपको कुछ याद आया होगा क्लास 11 में हम लोगों ने ये काम किया था। और जहाँ पर बेटा आपका ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट निकल जाता है GP या फिर GL, ग्रॉस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फिर से बता दूं, क्रेडिट साइड इनकम साइड हैवी है और डेबिट साइड खर्चे कम हो रहे हैं, भाई इनकम ज़्यादा होगी खर्चे कम होंगे तो आपका रिजल्ट होगा बेटा प्रॉफिट। लेकिन यही बेटा यदि वाइस वर्सा होता है, डेबिट साइड आपके एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं और क्रेडिट साइड इनकम कम होती है, तो आपका रिजल्ट होता है बेटा ग्रॉस लॉस। और जहाँ पर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड होता है वहाँ से हमारा नेक्स्ट अकाउंट स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ट्रेडिंग अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। एक हल्का सा फास्ट क्विक रिकैप कर देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट हमने कैसे बनाया बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट हो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, दोनों का जो नेचर है वो नॉमिनल है। नॉमिनल का मतलब है डेबिट साइड में आप एक्सपेंस दिखा रहे हैं, क्रेडिट में आप इनकम दिखा रहे हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में एक्सपेंस आएंगे हमको ये तो पता है, क्रेडिट में इनकम आएगी हमको ये तो पता है। कौन सा एक्सपेंस आएंगे सर? तो आपका आंसर होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट में इनकम आएगी सर, कौन सी इनकम आएगी? डायरेक्ट इनकम।
सबसे आसान इनकम है बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट में केवल डायरेक्ट इनकम आती है और हमारी डायरेक्ट इनकम केवल एक ही है और वो है हमारे लिए सेल। सेल के अलावा कोई डायरेक्ट इनकम नहीं होती। इसके अलावा हम बात करें डायरेक्ट एक्सपेंस की, यदि हम बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब हमने आपको बता दिया कि जो एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग होती है हमेशा फैक्ट्री में। तो डेबिट में आपने एक्सपेंस दिखा दिए, क्रेडिट में आपने इनकम दिखा दी और फिर दोनों बैलेंसेस को आपने बराबर किया, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, आपको बैलेंसेस को बराबर करना होगा। क्योंकि आर इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम हैज़ फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को हम फॉलो करते हैं और डबल एंट्री सिस्टम बोलता है भैया ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ ड्यूल इफेक्ट। जितने से आपने डेबिट किया है उतने से ही क्रेडिट होगा, जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से डेबिट होगा। इसलिए हम दोनों साइड के बैलेंसेस को इक्वल करते हैं और यदि कहीं डिफरेंसेस आ जाता है तो उस बैलेंस को हम कुछ नाम दे देते हैं और वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। हम दोनों साइड्स का टोटल बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेडिट साइड का टोटल मान लेते हैं बेटा 10 लाख रुपीज़ आ रहा है और क्रेडिट साइड हमको पता है किसी चीज़ की इनकम की, इनकम साइड का टोटल 10 लाख है, तो डेबिट साइड एक्सपेंस साइड का टोटल भी कितना होना चाहिए 10 लाख रुपीज़। लेकिन डेबिट साइड का टोटल केवल 8 लाख रुपीज़ आ रहा है। तो यदि यहाँ 10 लाख है तो हम यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 10 लाख। लेकिन जब हमने टोटल किया डेबिट साइड का तो केवल 8 लाख रुपीज़ आ रहा है, यानी हमको दिख रहा है कि 2 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अब उस डिफरेंस को क्या नाम दिया जाएगा, तो उस डिफरेंस को हमने नाम दिया बेटा ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। और यही एग्जाम्पल वाइस वर्सा हो सकता है, डेबिट साइड का टोटल 10 लाख आ जाए यानी एक्सपेंस साइड का टोटल 10 लाख आ जाए, तो टोटल तो यहाँ भी 10 लाख आना चाहिए। लेकिन मान लो आपकी इनकम साइड का टोटल केवल और केवल 8 लाख रुपीज़ आ रहा है, तो बेटा जो 2 लाख रुपए का डिफरेंस होगा, 2 लाख रुपीज़ का डिफरेंस होगा, इसको हम बोलेंगे ग्रॉस लॉस। और जहाँ से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड होगा, अब हमारा नेक्स्ट अकाउंट स्टार्ट होगा जस्ट इसके नीचे से और उसका नाम है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले आप लोग बेटा इसको आराम से कॉपी कर लेना, बाद में वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसी के नीचे से बेटा आपको बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जहाँ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड होता है वहीं से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता है। मेरे पास स्पेस कम है बेटा, तो मैं आपको बाद में आप लोग उसको वीडियो पॉज करके नोट्स मेंटेन कर लेना। बाकी जहाँ से हमारा ट्रेडिंग एंड होता है उसी के नीचे से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए बेटा ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आया था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जब भी हम किसी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हम वर्ड लगाते हैं सीडी, सीडी मतलब कैरिड डाउन। और जब भी हम एक लेजर से दूसरे लेजर में कोई पोस्टिंग लेके जाते हैं तो हम उस बैलेंस को फिर हमें ट्रांसफ़र करना होता है। कहने का मतलब है कि आपने जो भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाला वो हमें P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, जो भी आपने ग्रॉस लॉस निकाला वो हमें अगले अकाउंट में P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब एक तरीका, किसी भी लेज़र पोस्टिंग में बेटा कोई अकाउंट डेबिट में क्लोज हुआ है तो वो ओपन होगा क्रेडिट साइड में जाके। यदि डेबिट साइड में कोई अकाउंट क्लोज हुआ है तो वो ओपन होगा डेबिट साइड जाके, सॉरी रिवर्स साइड जाके क्रेडिट साइड। और कोई अकाउंट क्रेडिट साइड में क्लोज हुआ है तो वो ओपन होगा डेबिट साइड में आके। अब बेटा ये चीज़ है, अच्छा जब हम अकाउंट क्लोज करते थे तो हम वर्ड लगाते थे सीडी, लेकिन जब हम किसी अकाउंट को बेटा ओपन करते हैं तो वर्ड लगाते हैं बी। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है सर ने क्या बोला। भाई हमने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो बेटा हमारा जो डिफरेंस आया था ग्रॉस प्रॉफिट वो डेबिट साइड में आया था। तो जब हमने अकाउंट को क्लोज किया तो हमने डेबिट साइड में किया था, लेकिन जब हम उसी अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट को, आपको याद होगा जीपी यहाँ आया था डेबिट साइड में, जब हम उसको ओपन कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में कर रहे हैं। यानी किसी भी लेजर में कोई अकाउंट यदि डेबिट में क्लोज होता है तो ओपन क्रेडिट में होता है, और यदि क्लोज क्रेडिट में हो रहा है तो ओपन हमेशा डेबिट में होगा। बेटा ग्रॉस लॉस आपने क्रेडिट साइड में लिखा था लेकिन ओपन कहाँ हुआ, डेबिट साइड में। बेटा अब ये हो गई रटने वाली चीज़, रटना नहीं है, प्रैक्टिकल चलो। अब मैंने अभी आपको 10 मिनट पहले बताया कि ट्रेडिंग और P&L का नेचर क्या है, इट्स नॉमिनल। और नॉमिनल का मतलब है, नॉमिनल का जो रिलेशन होता है वो एक्सपेंस और इनकम से होता है। डेबिट में हमेशा आते हैं एक्सपेंस और इनकम हमेशा होती है क्रेडिट। तो यदि आपका बेटा प्रॉफिट आया
तो प्रॉफिट आपके लिए इनकम है, तो इनकम को हमेशा अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। देखिए इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए अपन ने प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में ही ओपन किया। एक्सपेंस और लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो हमने लॉस को बेटा डेबिट साइड में ही ओपन किया। वैसा तरीका वो भी याद कर सकते हैं, वो भी ठीक है, काफ़ी जगह फॉलो होता है कि कोई भी लेज़र, किसी भी एक लेज़र के अंदर जब आप किसी चीज़ को डेबिट में क्लोज कर रहे हो तो अगले अकाउंट में क्रेडिट में ही ओपन होगी। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, रटने की बजाय आप कॉन्सेप्ट पे चलें। यदि आपका ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस आ रहा है तो रटने की नीड ही नहीं है। हमको पता है प्रॉफिट और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो बेटा वो क्रेडिट साइड में ही आके ओपन हुआ। और लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो लॉस डेबिट साइड में ही आके ओपन हुआ। इज इट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं बेटा आगे। अब जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में आपने जीपी और जीएल को ट्रांसफ़र किया, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को अगले अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहीं से आपका नया अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो गया। अब हमें ये तो पता है कि डेबिट में यहाँ पे भी एक्सपेंस आएंगे, यहाँ पे भी लॉसेज आएंगे, और क्रेडिट में यहाँ पर भी इनकम आएगी और यहाँ पर भी गेन्स आएंगे या प्रॉफिट्स आएंगे। तो सर यहाँ पर डेबिट साइड में कौन से एक्सपेंस आएंगे? तो आप बेटा P&L अकाउंट में लेके गए थे डायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पर कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट में कौन सी इनकम आएगी बेटा? इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स। डेबिट में आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट में आएंगी बेटा इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो आपने बता दिया कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है? फैक्ट्री में। तो सर P&L अकाउंट में कौन सा एक्सपेंस आ रहे हैं? आपने कहा इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या होते हैं? तो इनडायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, विच आर नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। भाई सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग तो बेटा पहले ही हो चुकी, और मैन्युफैक्चरिंग होती है फैक्ट्री में, तो वो एक्सपेंस चले गए आपके ट्रेडिंग में। अब जो एक्सपेंस, मार्कर तो बन के रेडी हो गया, लेकिन मार्कर बनने के बाद भी ऐसे कौन से खर्चे हैं, ऐसे कौन से एक्सपेंस हैं? तो ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 3 एक्सपेंसेस हमने आपको बताए थे, एक फैक्ट्री, एक ऑफिस और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? हमेशा फैक्ट्री में होती है। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे थे वो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में ले गए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी 2 खर्चे बचते हैं। एक होते हैं बेटा आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस और एक होता है बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। 2 खर्चे और होते हैं, एक ऑफिस और एक होता है बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हल्की सी ब्रीफिंग कर रहा हूँ। अब ऑफिस के एक्सपेंस क्या होते हैं आपको पता होगा। भाई ये मान लो आज बेटा ये सैलो कंपनी का मार्कर है, तो सैलो कंपनी क्या कभी रोड पे बैठती है? उसका कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, और जब कॉर्पोरेट ऑफिस होगा तो वहाँ पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है वो सब वहाँ वर्कआउट कर रहे होंगे। मैनेजर भी काम कर रहे होंगे, चार्टेड अकाउंटेंट भी काम कर रहे होंगे, क्लर्क भी काम कर रहे होंगे, टेलीकॉलर भी काम कर रही होगी, कंपनी सेक्रेटरी भी काम कर रही होगी, कंपनी के लीगल एडवाइज़र भी काम कर रहे होंगे। तो इन सब की जो सैलरी है प्लस जिस ऑफिस में आप वर्कआउट कर रहे हो सकता है वो ऑफिस की बिल्डिंग आपकी रेंटेड हो, तो ऑफिस का रेंट, ऑफिस की बिल्डिंग का जो रेंट हो गया, ऑफिस में जो फर्नीचर काम में आ रहा है, उसके अलावा फर्नीचर पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, उसके अलावा ऑफिस में इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो हो सकता है बेटा नेट यूज़ कर रहे हो, टेलीफोन यूज़ कर रहे हो, उसके बिल हो गए, है ना। तो समझ रहे हो, प्रिंटिंग और स्टेशनरी हो गया। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। मतलब ये एक्सपेंसेस वो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ तो लेबर क्लास काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑफिस में बैठ के बेटा जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का ही काम कर रहे हैं। आज चार्टेड अकाउंटेंट यदि मान लो कंपनी में आता है तो वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स का ही ऑडिट करेगा। कंपनी के जितने भी कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी के लीगल एडवाइज़र हैं, वो कंपनी के केसेस के साथ ही डील करेंगे। कंपनी में जो भी आपके अकाउंटेंट हैं जो बेसिक अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं वो कंपनी के ही अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है
ये होते हैं बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के बाद के आगे के एक्सपेंस। और इनको इनडायरेक्ट क्यों बोला? क्योंकि ये इनका इन एक्सपेंसेस का रोल इस मार्कर को बनाने में नहीं है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने दो एक्सपेंसेस लिए, एक तो ऑफिस और एक हमने नाम लिखा है बेटा यहाँ पर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लो बेटा इस मार्कर को मार्केट में सेल करना है तो हमें एडवर्टीजमेंट करना होगा, हमको फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, हमको चैरिटी में आपने कोई चीज़ दी, आपने डोनेशन में कोई चीज़ आपने दी है, आपने इसके अलावा मान लीजिए आपके सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, आपने जो मार्केटिंग के बंदे उनको आपने कोई कमीशन दिया है, ये जो सब एक्सपेंसेस हैं इसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो कैटलॉग होता है उसकी जो कॉस्ट हो गई, ये सब किस में आते हैं बेटा? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऑफिस के खर्चे नहीं है, ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट को मार्केट में आप सेल करने के लिए जो एफर्ट करते हो, एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सब किस में आते हैं? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मेनली हमारे P&L अकाउंट में दो एक्सपेंस गए बेटा, एक ऑफिस और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सिंपल सी बात है सर, डेबिट में जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखा रहे हो तो क्रेडिट में आप क्या दिखाओगे? तो क्रेडिट में हम दिखाएंगे बेटा इनडायरेक्ट इनकम। और इनडायरेक्ट इनकम के रूप में क्या आएगा यहाँ पर? तो इनडायरेक्ट इनकम के रूप में, डायरेक्ट इनकम तो केवल एक ही थी बेटा, इस प्रोडक्ट को बेचने से जो भी हमें इनकम हो रही थी, यानी प्रोडक्ट की जो सेल हो रही थी उसको हमने डायरेक्ट इनकम बोला। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है कि बेटा जो भी पैसा आपके पास आता है तो आप उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो सकता है आपने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली और उस बिल्डिंग को बेटा रेंट पर दे दिया, तो बिल्डिंग से जो आप रेंट रिसीव करोगे वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट नहीं है। आपका मेन ऑपरेशन क्या है, आपका मेन काम क्या है, आपका मेन बिजनेस क्या है? कोर बिजनेस है मार्कर को बना के सेल करना। लेकिन इससे जो पैसा आया उस पैसे को यदि आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हो, आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हो, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हो, आप पैसे की बैंक में एफडी करा देते हो, तो इनसे जो भी इनकम जनरेट होगी वो सब आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है। ये क्लास 11 में आप ढंग से पढ़ चुके होंगे। और जैसे आपका बेटा ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आया था, ऐसी अब हमारा P&L अकाउंट का भी रिजल्ट आएगा। डेबिट में वही एक्सपेंस आ रहे हैं और क्रेडिट में बेटा वही इनकम आ रही है। तो सर रिजल्ट क्या होगा? तो यदि हम रिजल्ट की बात करें तो सेम कहानी, पर ध्यान रखना बिजनेस में दो ही खर्चे हैं बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके बाद कोई एक्सपेंस नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम कहानी होगी। यदि आपके इनकम साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है बेटा और एक्सपेंस साइड का टोटल कम आ रहा है, तो आपका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को बोला जाएगा बेटा यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट और यहाँ पर हो जाएगा बेटा बाय नेट लॉस। और क्योंकि अकाउंट आप क्लोज कर रहे हो तो अगेन हम वर्ड यूज कर देंगे सीडी। सीडी मतलब कैरिड डाउन। तो बेटा ये हल्का सा आपके सामने ओवरव्यू था ट्रेडिंग और P&L अकाउंट का। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार मैं लास्ट बार कोई रिकैप कर देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं बेटा, बार बार हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बस P&L अकाउंट हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्योंकि ये भी नेचर में नॉमिनल है और जहाँ भी नॉमिनल अकाउंट की बात होगी बेटा, तो नॉमिनल का मतलब है कि डेबिट साइड में हमेशा आएंगे एक्सपेंस और क्रेडिट में हमेशा आएगी इनकम। तो डेबिट साइड में जो आप एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं वो कौन से दिखाएंगे? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस आ चुके, तो P&L अकाउंट में बेटा कौन सा एक्सपेंस आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हमने आपको बता दिया है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है जो एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग, मतलब प्रोडक्ट तो बन के रेडी हो चुका, बनने के बाद के जो खर्चे हैं, और मेजरली उसको भी बेटा हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। एक ऑफिस के खर्चे होते हैं और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये आपका था बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्रेडिट साइड में आपने जो इनकम दिखाई वो इनडायरेक्ट इनकम आएगी, और इनडायरेक्ट इनकम मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, यानी जो आपका मेन ऑपरेशन है, जो आपका मेन कोर बिजनेस है,
उसके अलावा आप जो भी कमा रहे हो वो बिजनेस के लिए कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे इनडायरेक्ट इनकम। और रिजल्ट सेम, डेबिट साइड सॉरी यदि क्रेडिट साइड आपकी हैवी आ रही है, बड़ी आ रही है, इनकम साइड ज़्यादा है, और डेबिट साइड बेटा आपकी एक्सपेंस साइड कम है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो नेट प्रॉफिट होगा। और यदि आपके एक्सपेंस ज़्यादा आ रहे हैं और क्रेडिट साइड इनकम कम आ रही है तो आपका रिजल्ट होगा बेटा नेट लॉस। तो ये कुछ ब्रीफिंग मैंने आपके साथ करी कि कैसे हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लास 11 का भी रिवीजन हो गया। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक बेटा ये नहीं था, हमारा टॉपिक ये नहीं था, हमको यहाँ पे ट्रेडिंग और P&L अकाउंट नहीं बनाना, हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमने कहा जहाँ पे क्लास 11 की अकाउंट एंड होगी, यानी हमने लास्ट फाइनल अकाउंट बनाए थे बिजनेस के रिजल्ट को निकालने के लिए क्लास 11 में, और दोबारा मैंने आपको बेटा रिपीट करवा दिया। तो अभी हमारे सामने एक रिजल्ट पड़ा हुआ है P&L अकाउंट का, और वो रिजल्ट है या तो बिजनेस से नेट प्रॉफिट हुआ या बिजनेस के रिजल्ट आएगा आपका नेट लॉस। अब हमने कहा क्लास 11th में, तो आपने इसको सीधे क्या किया था, कैपिटल में जाके प्लस माइनस कर दिया था। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉफिट अब एक सिंगल पर्सन को नहीं मिलेगा, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और सारे पार्टनर्स ने अलग अलग एफर्ट किए हैं। तो अब हम इस प्रॉफिट को, जो भी आपके बिजनेस का रिजल्ट आया, नेट प्रॉफिट जो भी आया, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं बेटा। उस सेपरेट अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप बाद में बेटा वीडियो को पॉज करके आप आराम से इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रोफॉर्मे को भी कॉपी कर लेना। और अब इस वीडियो में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम नेक्स्ट क्लास में बनाना सीखेंगे, क्योंकि आज हमारा ट्रेडिंग और P&L में क्योंकि इसको हमने डिटेल ब्रीफिंग करी है, तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रेडिंग P&L अकाउंट क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम आपको अगली क्लास में बनाना सिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जाते जाते बेटा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बता दूं, उसको भी आपको सीखना है, वो भी आपके MCQ फिलिंदा ब्लैंक्स के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, और हम जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो टॉपिक क्या है बेटा, वो टॉपिक है आपका बेटा, दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है चार्ज और एक वर्ड होगा एप्रोप्रिएशन। चार्ज और एक वर्ड होता है एप्रोप्रिएशन। सर चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन? ये बहुत बार पूछता है, ये क्वेश्चंस में भी आपके काम में आएगा। चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है? तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन बेटा डिफरेंस होता है, अभी जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग और जो P&L अकाउंट बनाया, और P&L अकाउंट के डेबिट में आपने बहुत सारे एक्सपेंसेस दिखाए, हालांकि मैंने बोला उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया दो पार्ट्स में, एक ऑफिस के खर्चे होते हैं और एक होता है बेटा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको दो चार एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे रेंट हो गया, जैसे आप स्टाफ को सैलरी पे करते हैं बेटा, जैसे आपने कोई लोन लिया है बेटा, तो लोन पे आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। और मैनेजर आपके यहाँ मैनेजर भी जॉब करता है, तो मैनेजर को हम सैलरी के अलावा कई बार कुछ कमीशन भी ऑफर कर देते हैं। ये आपने सब क्लास 11th में लास्ट टॉपिक में पढ़ा था फाइनल अकाउंट में। तो जितने भी आइटम बेटा P&L की डेबिट साइड में दिखा रहे हो, जो भी एक्सपेंसेस आप P&L में दिखा रहे हो, स्टाफ को आप सैलरी पे कर रहे हो, आप अपनी बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हो, आप अपनी किसी एसेट्स का इंश्योरेंस चुका रहे हो, आपने बैंकों से लोन लिया, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं ये सब कहलाते हैं बेटा चार्ज, ये सब कहलाते हैं चार्ज। चार्ज मतलब होता है, चार्ज इज व्हाट, चार्ज का मतलब है बेटा कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरी पेमेंट, आपको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 2, इट इज नॉट डिपेंड ऑन आर इनकम या स्लैश
प्रॉफिट। चार्ज बेटा कंपलसरी पेमेंट है, आपको देना ही देना है। इट इज नॉट डिपेंड ऑन आर इनकम एंड प्रॉफिट, मतलब इनका बेटा आपकी इनकम और प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं है, इनको आपको देना ही देना पड़ेगा। तो P&L में जो भी आइटम्स आपने लिखे, जैसे इधर वो रेंट लिखा हो, बेटा आपको बिजनेस चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, लैंडलॉर्ड से उससे आपको कोई मतलब नहीं, लैंडलॉर्ड कहेगा मुझे मेरा रेंट चाहिए, देना ही देना पड़ेगा। सेकंड, सैलरी। अरे भाई आपके यहाँ स्टाफ कोई भी काम कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, यदि बेटा आप उसको सैलरी पे नहीं करोगे तो कल से वो आपके पास नहीं आएगा। उसको आप ये नहीं बोल सकते मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। स्टाफ को सैलरी आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी, इट इज कंपलसरी, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसके अलावा आपने कोई भी लोन ले रखा है, लोन ले रखा है तो आपको ध्यान रखना है बेटा, आपको ध्यान रखना है, लोन ले रखा है तो आपको उसको इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, आपका बिजनेस चले या ना चले। तो ये सब होते हैं चार्ज। अक्सर ये आपने टॉपिक क्यों बताया, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन, या चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है, ये कहीं ना कहीं बेटा जब हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और जब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन में, और तब वहाँ पे जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की स्टार्टिंग करवाऊंगा तब ये वर्ड और ये सेंटेंस और ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और वैसे भी MCQs और मैंने बोला फिल द ब्लैंक्स के हिसाब से दोनों इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे लिखा हुआ आ जाए रेंट ऑफ ए बिल्डिंग, रेंट ऑफ ए बिल्डिंग इज ए पार्ट ऑफ डैश, तो आपका आंसर होना चाहिए चार्ज। MCQ आ जाए रेंट ऑफ ए बिल्डिंग इज ए पार्ट ऑफ चार्ज या एप्रोप्रिएशन, तो आपका आंसर टिक होना चाहिए चार्ज के ऊपर। तो चार्ज इज ए कंपलसरी पेमेंट, इट इज नॉट डिपेंड ऑन आर इनकम एंड प्रॉफिट। लेकिन अब अगला वर्ड है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बेटा, अभी हम एक अकाउंट हमने बनाया ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, और मैंने कहा P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट निकला उसको अब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो भी हम एक सेपरेट अकाउंट में करेंगे, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखना है बेटा, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन भी किसका, प्रॉफिट का। अब मान लो आपको प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो आप किसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तो हमेशा ध्यान रखिए एप्रोप्रिएशन हमेशा होगा आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन डिपेंड है आपके प्रॉफिट पर। कोई पार्टनर बोल रहा है मुझे ये दे दो, कोई पार्टनर बोल रहा है मुझे ये दे दो, अरे भाई आप तभी दे पाओगे जब आपके पास प्रॉफिट होगा। बट जो चार्ज के एग्जांपल अपन ने बताए हैं, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन योर इनकम, आपको देना ही देना है, इट इज़ ए कंपलसरी पेमेंट। तो चार्ज जो है वो कंपलसरी पेमेंट है, आपके प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं होगा। बट एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और जैसे कि आप लिख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट को हम बांटेंगे अमंग पार्टनर्स में, तो नेचुरल सी बात है ये किस पे डिपेंड होगा, ये आपकी इनकम और प्रॉफिट पे डिपेंड होगा। इनकम और प्रॉफिट है तो ही एप्रोप्रिएशन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम के हिसाब से, या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप लोग लिख लेना। पहला वर्ड है चार्ज और दूसरा वर्ड है एप्रोप्रिएशन, और ये जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज हम लोगों ने ट्रेडिंग और P&L की ब्रीफिंग कर ली। जिन बच्चों ने क्लास 11th में कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वीक रह गए थे ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, आप नहीं सीख पाए थे, तो अब आपको ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाना आ गया। और प्लस थोड़ा सा मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस भी सिखाया है। हालांकि फिर से कह रहा हूँ, जब आप पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करोगे तो ये नहीं है कि अकाउंटिंग करने का बेटा तरीका चेंज होगा, तरीका वही रहेगा अकाउंटिंग करने का, वही ट्रांजेक्शन होगा, वही जनरल में रिकॉर्ड करोगे, वही रेजर पोस्टिंग करोगे, वही टीवी बनेगा और वही फाइनल अकाउंट बनेंगे। लेकिन इतना काम आपसे करवाएगा नहीं, आपको सीधे जहाँ पे आपने 11th क्लास के अकाउंट एंड की थी, यानी फाइनल अकाउंट में जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और उसका जो रिजल्ट निकला था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसके आगे से हमको अकाउंटिंग शुरू करनी है और हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आई होप बहुत डिटेल हम लोगों ने सारे पॉइंटों को डिस्कस किया है। प्लीज़ प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें। यदि आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अकाउंटेंसी में।
आज के लिए इतना ही बेटा। जाते जाते वही एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ मैक्सिमम शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड वेल विशर। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, वेल विशर के साथ इस चैनल को आप शेयर करें, क्योंकि अब तक आपने देख लिया होगा बेटा, मैं चाहता तो आपको सीधे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बुक की तरह परफॉर्मा हम आपको लिखवा देते, लेकिन आपको डिटेल डिस्कस किया है ताकि मैंने पहले बोल दिया 60 लेक्चर की बजाय बेटा हमारा अकाउंट्स का कोर्स 100 लेक्चर में हो जाए, लेकिन हम एक चैप्टर को इतना डिटेल पढ़ेंगे उसके बाद आपको कुछ भी देखने की नीड नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें बेटा। और आज के लिए इतना ही। आप थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम टू ऑल।